अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। जैसे जैसे मुल्क में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर नए लाडले की छाप लगा दी है। बिलावल भुट्टो नून लीग पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं और साथ ही ये तजवीज़ भी दे रहे हैं कि लाहौर में नून लीग को मुश्किलात हैं, नवाज शरीफ दूसरे सूबों के बजाय इधर ध्यान दें। दूसरी जानिब कोयटा में भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, हमने 16 माह साथ काम किया, हम पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। 2 रोज़ा दौरे के दौरान नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत 30 से ज़ायद इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने पर कामयाब हुए हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ से बाप पार्टी के खालिद मक्सी और नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक बलोच, JUI से सेनेटर उस्मान बादीनी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नवाब अयाज जोगिज़ई ने मुलाकात की और पहले की तरह साथ देने का ऐलान किया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने नवाबजादा लश्करी रईसानी से भी मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी है। नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँचे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में इजाफे के साथ साथ अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर से मुताल्लिक दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी सिंध से बाहर सियासी सरगर्मियों का आगाज करने जा रही है। कल बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने 30 नवंबर को यौम तासीस कोयटा में मनाने का ऐलान किया है। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी के सियासी अहदाफ क्या हैं, क्या वो भी नून लीग के नक्शे कदम पर चलेगी या नई सियासी हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरेगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है, जबकि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। साइफर में अगली समात तक चेयरमैन PTI को अबूरी जमानत मिली है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है, जिसके बायस चेयरमैन PTI का जेल के बाहर आने के इम्कानात अब कम होते जा रहे हैं। आज फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस पर अहम पेशरफ सामने आई है और वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है। तश्कील करदा कमीशन में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 रिटायर्ड साबिक IGs ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल हैं। TORs के मुताबिक कमीशन को फैज़ाबाद धरना और उसके बाद होने वाले वाक़यात की TLP को फराम की गई गैर कानूनी माली या दीगर मुआवनत की इंक्वायरी का काम सौंप दिया गया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में फैसल वाडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, एडवाइज़र भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में बड़े एक्टिव थे, अब आजकल जो है वो एक सीनियर सियासतदान के तौर पर बहुत एक्टिव हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तीनों मेरे दोस्त भी हैं। आज के प्रोग्राम में जो है वो इनसे बात करते हुए ज़ाहिर है थोड़ा हमें भी इनका ख्याल करना पड़ेगा और इनको मेरा करना पड़ेगा। भट्टी साहब की मुस्कुराहट मुझे बता रही थी कि ये कुछ तंग करने के मूड में, बीच में नहीं इंटरप्ट करना। भट्टी साहब आप हम सब अपनी अपनी बारी में बात करेंगे। 2 हीरोज़ पाकिस्तान के हैं, 3 आप भी बहुत बड़े हीरो हैं। मेरी मजाल है आप तीनों जो है वो हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल जी वाडा साहब, चले पहले मैं ज़रा बाकी के मामलात अपनी जगह जोड़ तोड़ सियासी माहौल सब कुछ हम इस पर ज़रा बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि जो फैज़ाबाद धरना केस पर अभी अदालती अहकामात पर अमल-दरामद के लिए कमीशन तश्कील दिया गया है, ज़ाहिर कानून की बालादस्ती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके ख्याल में क्या ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए सबसे पहले तो ये कि देखिए कोई भी अबव द लॉ नहीं है, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है, लेकिन जिस जगह से जो आदमी आया है उसकी अकाउंटेबिलिटी वो इदारा कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का है तो वहाँ हमारे पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सिविलियंस के लिए तो थिक स्किन्ड है, हमें तो कहीं भी रगड़ देते हैं, और अगर फ़ौज है तो उसकी तनसीबात पे अगर एक्शन होगा या आग लगाई जाएगी, वो हमारी डिफेंस लाइन है, तो उसमें उनको पर्चा करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो बल्कि एक ऑर्डर हो गया, सियासी ऑर्डर हो गया, जिसके तहत आप जितना भी आपने स्पाइंग करनी है या मुखबरी करनी है, चाहे हमारी इम्पॉर्टेंट एसेट्स की क्यों ना हो, वो भी इजाज़त हो गई है। तो यहाँ तो जिसकी गंगा वो वैसे ही चलती रहती है। बट हैविंग सेड दैट, अगर तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्मी को कहते हैं एज ए इंस्टीट्यूट टू टेक चार्ज ऑफ इट, और जिस तरह भी उन्होंने ट्रायल करना है, जो भी उनका प्रोसीजर है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है और होना भी चाहिए। टू टेक चार्ज ऑफ व्हाट, लाइक इसमें कमीशन तश्कील हो और अगर फिगर आउट किया जाए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको आप कह रहे हैं आर्मी को दे दिया जाए। नेचुरली वो तो इंस्टीट्यूट के ना, किसी के मेरे और आप तो मिलिट्री एक्ट के तहत, लॉ के तहत होना भी ये चाहिए। मिलिट्री के तनसीबात पे जो कोई एक्शन है तो भी उस पर एक्शन आर्मी को लेना चाहिए। जो इदारा अगर आपकी मेरी गाड़ी तोड़ देते हैं
तो हम तो FIR कटा सकते हैं, लेकिन फ़ौज के ऊपर कुछ होगा तो हम नहीं करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है कि हम डिफेंस लाइन में आर्मी को इस्तेमाल करते हैं, आर्मी की कुर्बानियों को ज़बानी तौर पर सराहते हैं, लेकिन बुग़्ज़ भी उनके ऊपर रखते हैं और शर्माते भी हैं कि अगर हम उनके साथ प्राइड ले लें, उनका एहतराम ले लें उनके लिए कि जो उन्होंने हमारे शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अभी जो रिसेंटली शहादतें हुई हैं और हम रोज़ शहीदों के कफन उठा रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं और मुल्क की दफ़ा के लिए, हमारे लिए, और जमहूरी लोग फिर उसी के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना के अपनी जो इक़्तिदार की सीढ़ी है, अपने किरदार को नहीं देखते बट कि उनके ऊपर अपनी सीढ़ी खड़ी करते इक़्तिदार की। तो इन सब चीज़ों के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन के अंदर जा रहा है और मेरे ख्याल से सब इदारों को अपनी हद में रहना चाहिए। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी एक्सपेरिमेंट्स और सियासी बयानात और सियासी फ़ैसले नहीं होने चाहिए, और ऐसे फ़ैसले भी अदालती निज़ाम में नहीं होने चाहिए जिसके तहत दहशतगर्द तंजीमें जो उसका खैर मकदम करें। ये भी एक अनसीन अनकॉल्ड चीज़ है जो हम देख रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए अगर कमीशन कुछ आइडेंटिफाई करता है, चीज़ें पॉइंट आउट करता है, अगर वो ताने बाने जो है वो फॉर्मर मिलिट्री के लोगों पे जाते हैं, तो आप कह रहे हैं वो मिलिट्री ही उसको डील करे, एक तरफ कर दें। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा बन चुका है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी की चीज़ें बढ़ी। देखें ना आदिल साहब, इफ़ यू अलाउ मी सर 2 मिनट्स, देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप करने क्या जा रहे हैं। जो ये आज आपका टेररिज्म सर उठा रहा है, ठीक है, इसको लोग सीरियसली नहीं देख रहे। ये इसलिए उठा रहा है कि आपके फैसले ऐसे हो रहे हैं। आप कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले इमरान खान को ले आए थे, अब नवाज शरीफ को ला रहे हैं। यही बयान है ना, अनाया का नाम में हम छुप छुपा के ये बात करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम खोल के बात करें। अदालतें जो है वो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देती है इमरान खान साहब को, अदालतें दे रही हैं, हमने उसको मान लिया। नवाज शरीफ साहब को नाहल कर दिया, अदालतों ने किया। नवाज शरीफ साहब को अंगूठा लगा के 50 रुपये स्टैम्प पेपर का जाने दे दो, अदालतों ने कहा। आज नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, अदालतों ने जमानतें दे दी, आज भी अदालत ने उनको जमानत दे दी, आज खारिज कर दिया कि। तो जब सारी अदालतें फैसले कर रही है, हम मनोमन तस्लीम करें, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई और इसको डायरेक्शन दे रहा है। अब तो मैं ये समझाऊं, जो सियासत में थोड़ी बहुत जानता हूं, कि अदालती निज़ाम और ढांचे के तहत जिस लीडर को चाहे आप आसमान पे बिठा दें, जिसको चाहे ज़मीन पे गिरा दें, जिसकी चाहे लहर खड़ी कर दें, जिसकी चाहे वेव उड़ा दें, तो एज सिंपल एज दैट। तो हमें अदालती निज़ाम की अब फोकस करके इसके ऊपर ज़रूरत है काम करने की, अदरवाइज वी ऑल हैड इट। मुस्तफा भाई, आपके ख्याल में एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होने जा रही है, फोकस डीफोकस हो जाएगा? अगर जो चीज़ों के ऊपर फोकस है कि किसी तरीके से स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, या पॉलिटिकल जो टर्मोइल है ये ख़त्म हो, इस किस्म के कमीशंस के बाद क्राइसिस मजीद बढ़ेगा या हम इशू को एड्रेस करेंगे? जरा फैसल वाडा साहब का ख्याल है कि अदालती फैसलों से यहाँ भौचाल भी आ रहे हैं और उसी से जो है लोगों को सादिक और अमीन भी कहा जा रहा है, उसी से क्लियर भी हो रहे हैं, उसी से सजाएं भी मिल रही हैं। योर टेक ऑन। देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो अदलिया है उसने इतने माजी के अंदर कंट्रोवर्शियल फैसले दिए हैं कि उसकी आज फैसलों की जो सैंक्टिटी है, जो फैसलों की साख है, वो उस तरह से अवाम में मौजूद नहीं। क्वेश्चनेबल है, इसलिए क्वेश्चनेबल है कि व्हाट इज़ एन ऑर्डिनरी मैन टू मेक ऑफ इट, कि एक दिन फैसला सादर होता है कि फ़लाने साहब जो हैं वो सादिक और अमीन है, फिर उनके उसके बाद एक और डायरेक्शन में अदलिया चल पड़ती है। एक साहब को बनाकर कौम के सामने पेश किया जाता है कि जनाब इन्होंने तो बहुत बड़े जराइम किए हैं, और फिर एवेंचुअली वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अदलिया के ऊपर और उनकी जिस तरीके से फैसले हैंड डाउन किए जाते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर सवालात तो बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं। और खैर हमारी एक तारीख भी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आपके सामने मौजूद है। तो इट्स हाई टाइम कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो अपने इदारे की रिफॉर्म के ऊपर भी देखें, और ये जिस तरीके से उनकी जो सैंक्टिटी मजरूह हुई है उसको रिस्टोर करने के लिए कोई इक़दाम भी उठाएं। जहाँ तक इस कमीशन का ताल्लुक है, रवायात को अगर आप सामने रखें तो रवायात तो पाकिस्तान में यही है कि कमीशंस बनते हैं, कभी ऐसा होता है कि फिर उनकी रिपोर्ट्स ही पब्लिक नहीं होती, और अगर रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाती हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारे सामने असगर खान केस की एक एग्जाम्पल मौजूद है। 2012 या 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और 1990 का जो इलेक्शन था उसके अंदर जो कुछ होता रहा, लोगों ने टेस्टिफाई किया आके सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने माना, तस्लीम किया उस वक्त के जो कैरेक्टर्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े जोश खरोश से कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। एबटाबाद कमीशन आपके सामने मौजूद है, उसकी भी रिपोर्ट उस तरह पब्लिक नहीं हुई। तो आपके ख्याल में इस वक्त एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा ये कमीशन, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ? देखिए, एक ट्रूथ
तो सामने आनी चाहिए लोगों के। ट्रूथ तो ये आनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करना है ये कैसे होता है, और अगर वाकई वो किया गया तो फिर उसके पीछे क्या मुहर्रकात है, ये चीज़ें सामने तो आनी चाहिए। TLP को जो सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट कहाँ से मिल रही थी, और अगर ये सवालात इनके जवाबात इस कमीशन के ज़रिए आते हैं तो जो अहम चीज़ है वो ये है कि 2 महीने का टाइम दिया गया है कमीशन को। तो फिर ये आगे इलेक्शन भी है, तो क्या इसकी रिपोर्ट कोई टर्म ऑयल मजीद खड़ा करेगी, कोई बहरान खड़ा करेगी आपके ख्याल में, या नहीं सिर्फ पता चल जाएगा और लोग खामोश हो जाएंगे? क्या टर्म ऑयल, जिधर मुल्क आधा चला गया तो हमीदुर रहमान कमीशन बना तो क्या टर्म ऑयल हो गया? आई मीन व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? कोई टर्म ऑयल नहीं होना, कुछ नहीं होना। लोग इसको बस एक रिपोर्ट के तौर पे लेंगे। अगर आप रवायात को आप सामने रखें तो कमीशन की जो रिपोर्ट्स है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। तो एक बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 2 महीने के बाद जब दोबारा इस केस को सुनेगी और कमीशन अपनी सिफारिशात तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट फिर आगे फर्दर उन सिफारिशात की रोशनी में अगर किसी सरकारी इदारे को, महकमे को कहती है कि आप फर्दर इसके बुनियाद पर आगे प्रोसीडिंग्स करें, तो क्या वो प्रोसीडिंग्स फिर उसी तरह चलेंगी? तो बहुत इसमें लीगली बहुत इफ्स एंड बट्स है। देखिए आदिल साहब, क्रेडिबिलिटी जो जुडिशरी की है ना वो हमेशा से क्वेश्चन में थी और आज और क्वेश्चन में आ गई। और जुडिशरी के अंदर जो मुस्तफा साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनके अंदर भी जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देख रहे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। तो एक आदमी जो खुद इल्ज़ामात की जद में है वो क्लियरेंस के बगैर दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहा है सादिक और अमीन का, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए ना, ये बैठे बिठाए आदमी से मुराद आपकी इदारा है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जुडिशल सिस्टम की, कि उधर उसमें जो लोगों के ऊपर, जजेस के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो क्लियर तो भी नहीं हुए, मुबैना है या हैं जेन्युइन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी के बगैर वो कैसे फैसले दे रहे हैं सादिक और अमीन के? और हम और आप कह रहे हैं कि ऐसी अदालत जिसमें जजेस के ऊपर संजीदा संगीन नौयत के इल्जामात हैं वो ऐसे फैसले कैसे कर सकते हैं? और वो आपको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? उनकी सर्टिफिकेशन की क्या लीगल हैसियत होगी? ये तो देखे ना, और पिछले जो खा कमा के गए, गलत डिसीजन दे के गए, फांसी पे चढ़ा दिए, बरक मरा गए लोग, उनका कौन होगा? देखें, नाउ द डिबेट इज अबाउट जुडिशरी। ये सिम तय करती है, ये किसी को काला कर देती है, किसी को सफेद कर देती है, ये सफेद करते, ये काला करते। व्हाई टू स्पीक अबाउट द आर्मी? भट्टी साहब, आपके ख्याल में क्या होगा? इस कमीशन को इस वक्त सामने आने से नए तनाज़े होंगे, नई डिबेट शुरू होगी, कन्फ्यूजन और बढ़ेगी, माजी के और चीज़ें सामने निकलेंगी, या नहीं वाकई हम इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मुस्तकबिल का तयन कर सकेंगे? योर टेक ऑन। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ हम अदलिया की बात कर रहे हैं और जिन मामलात की बात कर रहे हैं वो 5% की बात कर रहे हैं। 95% के लिए ये अदलिया पहले दिन से जैसी है वैसी है। ना इमरान खान के दौर में हमें कोई रिलीफ मिला आम आदमी को, ना पीपल्स पार्टी के दौर में आम आदमी को रिलीफ मिला, ना मुस्लिम लीग नून के दौर में आम आदमी को रिलीफ मिला। यहाँ नौलखा का पान फरोश 6 दिन के लिए अंदर होता है, 6 साल के तक वो अंदर रहता है, रोबकार ही नहीं पहुँचती। रानी सरगोदा की 19 साल जेल में रहती है, आखिर में हाई कोर्ट को माफ़ी मांगनी पड़ती है। और 2 भाई बहावलपुर के जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो उस वक्त वो फांसी चढ़ चुके होते हैं। और मुझे वो अडयाला जेल का कैदी याद आ गया, उसने एक दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं प्राइवेट इलाज करवाना चाहता हूँ। दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि ज़रा तरजीह बुनियादों पर सुन लें केस। 2.25 साल बाद जब उसकी बारी आई तो मर चुका था। ये अदालतें रातों को किसके लिए खुलती हैं? 5% के लिए। ये घर की बेसमेंट में किसको इंसाफ देती हैं? 5% के लिए। ये ज़िंदगी की गारंटियाँ किसकी मांगती हैं? 5% के लिए। ये वो क्या उसको कहते हैं फुल डे समातें किसके लिए कहती हैं? 5% के लिए। ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर किसके लिए बताती हैं? 50% के लिए, 5% के लिए। ये लंदन और जाती उम्रा 8 हफ्ते के लिए और लंदन किसको भिजवाती हैं? 5% के लिए। तो ये इसमें बुनियादी इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है जो हम तक पहुँचे। फ़ायज़ ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, वो आइन की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी रुल रहा है, उसको कोई इंसाफ नहीं है। ये सारा 5% है। दूसरी बात, जब सियासतदान अपना हर मसला अदालत में ले जाएं, वज़ीर आज़म अदालत ने बनाना है, गवर्नर अदालत ने बनाना है, वज़ीर आला अदालत ने बनाना है, आइन टूटना है अदालत, इलेक्शन आप नहीं करवाते अदालत, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा देते हैं अदालत, मजाक बना देते हैं सिविलियन बालादस्ती का अदालत। जब आप इतने झगड़ते हैं, इतनी तकसीम, इतनी नफरत होती है अदालत। कोई मुझे एक केस बता दे इस वक्त पाकिस्तान में जो अदालत मैं वैसे एक बात मुस्तफा भाई और भी लॉयर हैं, देखें इसमें भट्टी साहब एक ये मसला है हमारी अनफॉर्चुनेटली जुडिशल हिस्ट्री पे जहां हम क्रिटिसिज्म करते हैं वहां एक क्रिटिसिज्म उन पे ये भी है
कि वहां भी रिमार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं, जजमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती। इसी तरीके से एक हमें ये पहलू भी देखने को मिला है कि अदालतें भी तो वो केसेस ले लेती हैं, सियासतदान तो लेके जाते हैं, दैट आई एग्री विद यू। हमारे सियासत, ये तो हम पिछले 5 साल से यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आप अपना हर मसला अगर अदालत से हल कराएंगे तो आप एक इदारे से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे इदारे के पास अपना सारा कुछ दे देते हैं। सो अदालतें भी ले लेती हैं केसेस, और अवामी केसेस, अवामी नौयत के केसेस पड़े हुए हैं, और ये केसेस जो है वो टेकअप भी होते हैं। मुझे बताएं, रिमार्क्स कब आते हैं? जब केस जाता है, जब एक तरीके इंसाफ, केस आपके पास राइट होता है, आप ना भी ले। कैसे ना? सियासी केसेस आप जरूरी नहीं है ले। पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो कैसे केस नहीं लेंगे? नहीं तो वो तो फिर आईनी मसला है ना, उसमें तो अदालत लेगी ना नोटिस। जब 90 दिन में मरकज के इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो कैसे नहीं लेंगे? जब वज़ीर आज़म मसला, उसमें तो अदालत लेगी ना। मैं अवामी मसले की बात भाई, जब मैं कह रहा हूँ अवामी मसले तो रह गए ना, वो तो फारिग हो गए, हम अवाम भी फारिग हो गए, अवामी मसले भी फारिग हो गए। ये 5% ने मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है, 5% का ये मुल्क है, ताकतवर का मुल्क है, पैसे वाले का मुल्क है, और हमारा तो मुल्क है ही नहीं, हम तो खामखा हैं इसमें। तो वो तीसरी बात ये है कि फैज़ाबाद, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टर्माइल आएगा। अच्छी बात है कमीशन की रिपोर्ट आए, अच्छी बात है हम आगे बढ़ें, लेकिन अच्छी वो भी करें कि एक हलफनामे में तब्दीली किस साहब ने की थी, और फिर पंजाब हुकूमत ने क्यों कहा था कि जाओ जी साडा तो मसला ही नहीं, मरकज़ से जाओ, और फिर क्यों वज़ीर आज़म शाहिद खान करबासी ने एक एग्जेक्टिव आर्डर से सारे चैनल बंद करवा दिए थे? जब फैज़ हमीद का साइन वहाँ मौजूद थे तो एहसन इकबाल ने एज ए वज़ीर दाखिला क्यों साइन किए थे? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, जब अपने सर से उतारते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना होता है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कोई टर्माइल नहीं आता। पहले ये इतने बड़े बड़े बुरान है, इसमें छोटा सा ये भी आ जाएगा तो सेटल हो जाएगा सर। जी खोकर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो बुनियादी बात है, जो जिस पे मेरे ख्याल से हम तीनों का एग्रीमेंट है, वो ये कि जुडिशरी का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आम आदमी के लिए जुडिशरी काम नहीं कर रही, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको रिस्टोर करने के लिए काजी फाइज ईसा साहब ने अपने इख्तियारात तो दिए, बेंच फिक्सेशन और जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए 184(3) के अंदर, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो सिस्टम के अंदर फ्लॉ है वो ये है कि हम किसी एक बेहतर शख्स के इंतज़ार में कि वो अगले 10 साल बाद आता है, वो 5 साल बाद आता है, ये सिस्टम की डिलीवरी इस तरह नहीं होती। वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो आम आदमी के लिए और एक ताकतवर आदमी के लिए एक ही तरह काम कर रहा हो, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन 2023 में जब हम सब ये बात कर रहे हैं तो ये चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी नहीं करती। देखिए आपके पास इस मुल्क में पीर मुर्शिद चौधरी, वावडा, बासी, खोकर, भट्टी तो सबके नाम, भट्टी आपने यूं किया, मैं नाम ले रहा था। तो आपके जब इन नामों के बीच में एक बच्ची 10 साल की नौकरी करने जाती है रोटी खाने के लिए, उसको आप रेप करते हैं, उसका मर्डर होता है, उसकी वीडियो आती है, इंसाफ नहीं मिलता। जब जजों के घरों में बेटियां नौकरी करने जाएंगी, उनको दिमाग के भेजे खोल दिए जाएंगे, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, उनको बेल हो जाएगी। ये सियासी ढांचे के अंदर सारे सियासी केसेस हैं। कोई ऐसा केस बताए किसी गरीब का केस का फैसला हो? भट्टी साहब ने अभी जो कैंसर पेशेंट का कहा, 780 आदमी ना अद्वियात मिलने की वजह से इसी जेल में मर गए। कई लोगों को बेगुनाह साबित किया गया जब उनकी मौत हो गई। यहाँ किराएदार घर के अंदर जाता है, पोते पोतियाँ जलील और रुस्वा ख्वार हो जाते हैं, 25-25 साल तक मालिक के मकान जो है वो घर के बाहर होता है और जो किराए पे लेता है वो घर के अंदर होता है। यहाँ रसीद के ऊपर चीज़ें बदल दी जाती हैं, यहाँ पिटीशन के ऊपर मर्जी से लगाई जाती है, जो पिटीशन ना लगानी है उसको वो 20 साल तक नहीं लगती। सो अपनी जुडिशल सिस्टम आप कह रहे हैं कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की नहीं है, और ज्यादातर एलिट के और पॉलिटिकल है ना, गैलरी को खेल रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए भाई साहब, सबसे पहले ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकते हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? ठीक है, आप ये कहते हैं कि जी इस धरने की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, आर्मी को ऑर्डर लिख के भेजते कि जी इसकी इंप्लीमेंटेशन करा दें, आपका बंदा था, सही है, अच्छा है, काला है, सफ़ेद है, फैसला करें और फैसला करके सजा दें और बताएं क्या हुआ। आपने इधर घुमा दिया, आपने उधर घुमा दिया। अब एक आदमी जो सिविलियन है, जो पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, ब्यूरोक्रेट है, उसकी औकात या मजाल है, और वो भी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसे बहरान और एक ऐसी कन्फ्रंट्रेशन में ना चले जाएँ कि फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपनी इस कमीशन के फैसले से हम किसी कन्फ्रंटेशन में जा सकते हैं? इस कमीशन के फैसले नहीं, यहाँ कमीशन के तो काम होते हैं, चाहे वो इधर हो या उधर हो या उधर हो, लेकिन कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन कन्फ्रंट्रेशन अगर आपने किसी और के इदारे के अंदर पैर डाला तो फिर ये सोच लें कि फिर पैर कट भी जाते हैं, जल भी जाते हैं। अच्छा, और इधर से अगर कोई पैर डाला तो वो भी जल जाते हैं, कट जाते हैं। एक सिंपल से, यानी आइन की रूह में मैं, मुस्तफ़ा भाई, फैसल और आप चारों बराबर हैं ना आइन के, जो आइन हमें देता है। तो फिर क्यों नवाज शरीफ साहब के लिए अदालतें हमारी तड़पती हैं, क्यों उस कैंसर पेशेंट के लिए नहीं तड़पती?
क्यों इमरान खान साहब के लिए तड़पती हैं, क्यों मेरे लिए नहीं तड़पती? 50वां साल हो गया आइन की। आइन की हमने बड़ी यादगार भी एक रख दी है, और एक सेमिनार भी हो गया था कौमी असम्बली में, क्या हुआ था, जिसमें फायजी साहब, काजी साहब, जरदारी साहब और इसाक डार के साहब के साथ बैठे थे। तो आइन जब ये क्यों तोड़ा इन्होंने, ये छोड़ दीजिए, इस आइन में जो मेरे हकूक़ हैं वो मुझे कब मिले? तो लिहाजा अदालतों को अगर ये ऊपर करती रहें, ये नीचे बुनियादी इस्लाहत हो जाएं, लोअर जुडिशरी में नीचे हो जाएं, हम लोगों को भी वैसे ही समझा जाए जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, या फिर 5% के लिए आइन अलहदा लिख दिया जाए और हमारे लिए अलहदा लिख। चले आप ज़रा सियासी महाज पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। बड़ी साहब आपसे शुरू करता हूँ, मुस्तकबिल की कॉम्पोजिशन फाइनल हो चुकी है, सियासी अलायंस बन चुका है? कोई आपको शक है? हीथ्रो एयरफील्ड आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरे से सवाल करेंगे तो मैं अपना जवाब जब आप टॉक शो करेंगे मुझे बुलाएंगे, मैं आपका जवाब दे दूंगा। जब मेरे साढ़े उत्ते ना सुटो, दसो नहीं, आप अब्बासी अपने ऊपर लेते भी नहीं है। शायद खान अब्बासी हमारे सामने है, हाँ ठीक, और इस वक्त वो हमारे हीरो हैं जी। अच्छा, ये जब एवन फील्ड से लेवल फील्ड जेब में डाल के मेरे महबूब कायद निकले थे, और वो डॉक्टर फैसल ने उनको बयानियाँ बता रहे थे हमारे टैक्सों पे जो तनख्वाह लेते हैं, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब मफरूर सर ये बैठे हैं, ये कैबिनेट का हिस्सा था, ये उन लोगों में से थे जो लोग उस वक्त भी मुखालफत कर रहे थे। हम आधी बात क्यों बताते हैं लोगों को, हम ये क्यों नहीं बताते कि जब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने वहां रिपोर्ट दी तो एक कैबिनेट के अंदर भी एक जम्मे गफीर था जो उनको बाहर भेजना चाहता था। मुकम्मल बात बताया ना, गिनती की 2-3 आवाजें थी जिन्होंने वो किया। आपने डॉक्टर अपना भेज के उसको एंडोर्स कराया कि कैबिनेट जो है जाली रिपोर्टें थी। ये ना लगे कि ये सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर ये छोड़ दूं, ये जो आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो चुकी है या फाइनल हो चुका है, मैं आपको कह रहा हूं आप गए किस तरह से उस पर बात कर रहे थे। मैंने कहा गए इस तरह थे, नहीं इस तरह नहीं गए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो उस वक्त हमारे वजीर दिफा रह चुके, उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे। ये जो रिपोर्टें सारी थी ये अब तो मुबैना नहीं कहते, जाली थी, तो इस वजह से गए थे। और 6.5 घंटे का जिसमें शेरी मज़ारी साहबा को आंखों में आंसू आ गए थे, ये तो एक पार्ट है ना कि उन्होंने ECL से नाम निकाला। इसके बहुत सारे दूसरे पार्ट्स भी हैं। इसका एक ये भी है कि हमारी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने मुर्गी चोर को ये कहकर ज़मानत नहीं दी थी कि ये आदि चोर है, उस अदालत ने कहा था अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जिंदगी की गारंटी देगा? मैं दूं। मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं कहता भी मैं क्यों दूं? कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ किसी अदालत ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि अगर इसको जेल में हो कुछ हो गया? साहब ये बताएं कि क्या बात तो कंप्लीट हो जाए। आप अगर एंकर तो एंकर लेकर तजिया निगारी ना करें तो अच्छा। क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, आप अभी कह रहे थे मैं तजिया निगार नहीं हूं। पिछले कई साल से आप अपने और मेरे तजिए काउंट कर लें किसके ठीक आपके सच्चे साबित हुए, लेकिन बात ये है कि जो झूठे हैं वो भी सुने। तो अच्छा नहीं बात नहीं, मैं इनके सामने तो हम क्या कह रहे हैं करें। अच्छा लेकिन पहले सच बोल दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बेशक आप जो दिल चाहे। पहले सवाल में कह रहे थे कि मैं कोई तजिया मैं सवाल करता हूं तो आप तजिया करने लगे। भाई बात ये है कि जिंदगी की गारंटियां लाहौर हाई कोर्ट में स्टाम्प पेपर पे सारे मुत्तफिक हो रहे थे कि ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर थे। फैसल सुल्तान तो एक था ना, यास्मीन राशिद रोजाना करती थी। तो आपका आर्गुमेंट ये कि अदालत और एस्टैब्लिशमेंट ने मजबूर किया तो खान साहब ने भेज दिया। तो जाहिर है डेफिनेटली प्रेशर पड़ा। कौन होता है कुछ लोगों ने। अच्छा दूसरी बात, बाकी जो खान साहब ने ECL से नाम हटाया वो उनका जाता है उनको कि क्या जरूरत थी, बाकी लोगों को नहीं। पटियाला जेल में आइडियल नहीं होता बड़ी साहब कि वहीं इस्तीफा देते, कहते कि भाई मेरे पे दबाव आ गया, अदलिया मुझसे पूछती है इनकी जान बख्शी किस तरह होगी, ये जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, इधर से मेरे पे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है, ऐसी कमजोर हुकूमत से मैं जान छुड़ाना चाहता हूं जहां पे मेरा ये इख्तियार भी ना हो कि मैं किसी को। इससे ज्यादा आइडियल ये होता कि वफाकी काबीना में जिसमें फैसल वाडा भाई भी थे, एक मंजूर करवाते, कहते कि जितने बीमार हैं उनको मैं अपने खर्चे पे लंदन भिजवाता हूँ, मुजरम है या मुलजम है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए हो गया तो अब लाहौर हाई कोर्ट, बजरिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको भी भेजे। तो ये आर्गुमेंट फिर आपका ये है कि यहाँ पर जिसकी हुकूमत हो, अगर उसको दबाव इसलिए सहना है कि उसकी हुकूमत बचती रहे तो वो 100 दफा दबाव। यार बात भी करते हैं ना, आप सवाल भी ले लेना, आप सवाल ले लेना। मेरा हीथ्रो एयरपोर्ट वही रह गया, आपने इधर देखिए अब ये आर्गुमेंट अच्छा पुरानी बातें छोड़ें, वो तो बेसिकली मेरा आर्गुमेंट अगर हुकूमत बचानी हो तो आप एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का दबाव सह लें। यार भाईजान अगर हुकूमत चली जाए तो जो दिल चाहे। मैं इस आर्गुमेंट को नहीं लेता भाईजान। हुकूमत क्या बचानी और हुकूमत क्या चलानी इसको छोड़ दीजिए। इस वक्त मेरे महबूब कायद इस वक्त भी वजीर आज़म है और वो खुद को समझ रहे हैं। हाँ, और आगे भी वही वजीर आज़म है। मैंने तो कहा था काकड़ साहब को हटा के इनसे हलफ उठवा ले
काकड़ साहब को हटा के इनसे हलफ उठवा लें, ये 70-80 अरब खर्चने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है भाईजान के आप देखिए कि वो तो सारा छोड़ दीजिए, कैबिनेट सरेंडर कर गई, अदालतों ने मांगी, अब क्या किया? बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, गुड टू सी यू। उधर सऊदी अरब, गुड टू सी यू। यूएई, गुड टू सी यू। इधर ये बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, गुड टू सी यू। सब्जाजार में 12 डिशेस वाली अदालत में एक दफा गुड टू सी यू की आवाज आई, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया होगा। अब तो मैं कह रहा हूं यही तरीका है भाई। 75 साल तारीख में ऐसी कभी वापसी देखी है जिस पे हमने मीडिया ने, जिस पे मैं शर्मिंदा हूं कि बॉल टू बॉल कमेंट्री की है। पुश्त मुबारक जहाज की नजर आ गई, फ्रंट मुबारक आ गया, एक पर हमारे आ गया है, वो कदम मुबारक। एक मिनट, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। मैं जरा अच्छा बताएं। 2008 में जब मियां साहब की वापसी हुई और बीबी की वापसी हुई तो पाकिस्तान के मीडिया पे बॉल टू बॉल इनकी वापसी की कमेंट्री चलती इतनी हुई थी। सर सुन लेना, हम उस इतने इश्तिहार छपे थे, सुन लेना हुजूर वाला, अब आप बचाओ बचाओ, इस तरह हुआ था। आप यहाँ एक पार्टी को डिफेंड नहीं, उस वक्त वो मफरूर भी नहीं, उस वक्त मफरूर और मुजरम थे, बीबी मफरूर और मुजरम थी इस वक्त। नवाज शरीफ उस वक्त मफरूर और मुजरम थे। उस वक्त भी तैयारा साजिश केस था यार, क्या करते हैं भाई, सारा खत्म हो गया था, सारा उस वक्त तक खत्म हो गया था। गुजारिश तो सुन लें, आपकी बॉल टू बॉल कमेंट्री का जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त भी बॉल टू बॉल कमेंट्री मीडिया करता था। आज हुई है ना यार, आप मेरे से बहस ना करें ना, मैं मीडिया में काम कर रहा था उस वक्त। दूसरी बात यह है, बहस क्यों ना करूं, अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना सर। अभी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। आप पहले भी कह दिया काम कर रहे होंगे, उस वक्त भी हो रहा था। और दो कारसाज जो था सर, सानिया कारसाज के अलावा जब मियां साहब आए तो यहां तक, मुस्तफा भाई आपको याद होगा, यहां तक बताया जाता था कि मियां साहब ने जो है वो कम्युनिकेटर, एक मोबाइल आया था, वो चलाना सीख लिया और बड़ी टेक्नोलॉजी से भी हो चुके हैं और वो मोबाइल इस्तेमाल करें, यहां तक होती थी पहले। तो ये मैं आपका फैक्चुअली आपको करेक्ट करना चाहता हूं, बॉल टू बॉल कमेंट्री होती थी। 2011 से लेके 2022 तक इस पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान साहब के लिए बॉल टू बॉल कमेंट्री की है, एक एक जलसे की कमेंट्री की है, खाली कुर्सियों की कमेंट्री की है। मफरूर और मुजरम था। सर मेरी गुजारिश, मैं कह रहा हूं ये पहली दफा नहीं हुआ सर। नहीं, ये पाकिस्तान में होता है। अब मेरा भी आर्गुमेंट सुन लेना सर, जरा दूसरे केस मोबाइल में आप अपने बात करके तो ना जाए। मैं आता हूं आपके बाद। नहीं, मेरे एक सिर्फ दो जुमले। मुझे ये बताइए कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी वो मफरूर और मुजरम थी। नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब से आए थे वो मफरूर और मुजरम थे। इमरान खान के लिए जब बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही थी वो मफरूर और मुजरम थे। और इस तरह सारों को अदालत ने बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे कराए थे, इस तरह सारों ने, पुलिस ने सलाम ठोके थे, इंतजामिया ने, वफाकी बॉल टू बॉल कमेंट्री का आपको जवाब दिया है। लेकिन यहां से जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप गई है तो उन पे केसेस थे। इसका मतलब है कि ना आपने कल सीखा ना आज सीखा हमने, इसका ये मतलब। जी बड़ा साहब आपको बात करना चाह रहे हैं। देखिए सर, मसला ये है कि हम फिर माजी भूल जाते हैं। पहले जरा बॉल टू बॉल कमेंट्री का भी जवाब दे देना, आप लोगों के लिए होती थी या नहीं होती? देखिए मेरी बात सुन, मैं आज उसके भी बड़ा, मैं पहले आपको याद दिला दूं कि ये जो हमारी ज़बरदस्त जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम मैच में तो नहीं सेंचुरियां क्रॉस करते, लेकिन 140-145 पे हम डगमगा रहे होते हैं और डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। यही अदालती निज़ाम के तहत जो आज इमरान खान को बहुत रिलीफ और इमरान खान का दर्द रखती है, इन्होंने प्रेजेंट वैन्स खड़ी की थी, इन्होंने ही पाबंद किया था। ये उस रजीम को गिराने का भी प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर ये जुडिशरी का किरदार था, जिस किरदार को आप बार बार हम पॉलिटिकल लोग बेकिरदार होते हुए, बगैर किरदार के होते हुए, बगैर कैरेक्टर के होते हुए हम एस्टैब्लिशमेंट को डालते हैं। याद रखें, एस्टैब्लिशमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया था रात के वक्त कि 12 बजे अदालतें खोल दो। गाउन्स ड्राई क्लीन होके नहीं आ गए थे, संडे के दिन भी अदालतें खुली हैं और 12 बजे प्रेजेंट वैन्स थी और पाबंद किया गया था कि अभी इसका फैसला होगा। फिर वहाँ से उन्होंने टर्न अराउंड लिया और कहा कि जी इमरान खान का ज़्यादती हो गई। फिर इमरान खान साहब को किसी ने घसीट लिया, किसी ने छोड़ दिया। नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे नाअहल कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को, जो अल्लाह की सिमत है, जो अल्लाह की सिफत है कि वो इंसान की ज़िंदगी और मौत का फैसला करेगा, कहा आप बताएं, भाई आप बता दें, आप बता दें ना किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला कैसे होगा, कितने दिन वो जिएगा। फिर आपने कहा कोई उसके लिए आपको बड़ी जदादे बताते रखवाने की जरूरत नहीं, स्टैम्प पेपर 50 रुपए दें। हुकूमत जो थी उस वक्त उसको कहना चाहिए था ना कि भाई आप बता दें, जिंदगी और मौत आप दे सकते हैं गारंटी, हम कैसे दें? भाई देखें ना, उसके लिए पैर चाहिए होते हैं। जब आप खुद भी फंसे हुए हो, आपकी फाइल नहीं हो, आप खुद करप्ट हो, आप गलत फैसले कर रहे हो, आप जिन भूतों की बातें सुन रहे हो, उसके बाद आपने नवाज शरीफ को यहाँ से नाअहल कर दिया। फिर नवाज शरीफ की सेहत का आपको फिक्र होगी, उनकी प्लेटलेट्स की। फिर 50 रुपये स्टैम्प पेपर आपने जाने दे दिया। फिर वो मफरूरी गुजारते रहे, एक साथ डार साहब मफरूरी गुजारते रहे, किसी ने नहीं पूछा, कोई तरीका नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया कि अभी बुलाओ इनको, कान से खींच के लाओ, मुजरमों को लेके आओ। नहीं, एक रात आए, सब कुछ एक्सेप्ट हुआ,
सेनेट बहाल हुई, अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर आपने क्या किया, आपने फिर एक मुजरिम को कॉन्विक्टेड होते हुए, जिसके ऊपर कोई कानूनी किताब नहीं, मैंने किसी लॉयर को नहीं अभी तक सुना कि कानून कहीं गुंजाइश देता है कि बगैर अरेस्ट हुए आपको बेल मिल जाएगी। फिर आपने बेल दे दी, फिर बेल दे के आज आपने और मजीद केसेस क्लियर कर दिए। तो फिर हवा, सिमत, लीडर, ओनरशिप, ब्यूरोक्रेसी की डायरेक्शन किसने मुतय्यन की है? अदलिया ने। अगर आप इतने लॉफुल लोग हैं तो जब आपका ब्यूरोक्रेट जाके उनको गुड टू सी यू कह रहा है तो आप सस्पेंड करें। वैसे तो आप वजीर और वजीर आजम को सैक कर देते हैं। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप किसी गरीब आदमी को, पाकिस्तानी आवाम को तो कोई रिलीफ दे दे। कोई तो हम केस टीवी पे सुने कि इस गरीब का फैसला हो गया। वाई पॉलिटिकल केसेस एंड वाई पॉलिटिकल जजमेंट्स, नंबर 1। एंड नाउ नंबर 2, आपने यहाँ तो अपना काम नहीं किया, 140 पे आप खड़े हो गए नंबर पे आके, करप्शन की वजह से, डिलेज की वजह से। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हम कानूनी, हमें नहीं पता वो बुक्स, मैं तो लॉयर नहीं, मुस्तफा साहब बता सकेंगे। आप देखें हम दूसरे के डोमेन का ही फैसला करेंगे। तो यहाँ पिंड के चौधरी की बात है, तो पिंड के चौधरीों को सबको ही पता होना चाहिए, जो चौधरी बनता है पाकिस्तान का, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, जुडिशियल एलीट हो, स्टैब्लिशमेंट की एलीट हो, तो पता है यहाँ पिंड का चौधरी कब कुछ कर बैठता है किसी को पता नहीं चलता। नंबर 1। नंबर 2, ये आप अभी ये भी कह रहे थे कि ये कितने दिन हुकूमत बनेगी ये नहीं देखिए, पता। मैं तो आई एम वेरी क्लियर, मुझे तो मेरे अंदर तो कोई अभाव नहीं है। अगर कोई अल्लाह मियां की तरफ से मुआवजा हो गया तो 2 साल चल जाएगी, वरना 12-13 में पैकअप हो जाएगा, डॉलर बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, रोटी कपड़ा मकान। आजमाए हुए तारे एक्सपायर्ड लीडर्स अलॉन्ग विद पीटीआई, ठीक है, इनको आप फिर करप्ट लोगों को मौका दे रहे हो और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं ताकतवर हल्का एस्टैब्लिशमेंट फौज जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक मिनट माते साहब, जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपने तो मैंने सू मोटो नोटिस नहीं लिया कि कुर्बानी हुई है, 7 आदमी शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली को ये रिलीफ दे दिया जाए, उनके ऊपर 100 तोपों की सलामी कर दी है। आप रोज़ एक कहानी करते हैं। अच्छा, फिर आप पीटीआई के लीडर के साथ और बाकी सब लीडरों के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं। पहले पीटीआई ने कहा जी हमें आप आईपैड के ऊपर उस पर हमारी सारी प्रोसीडिंग्स कर लें जेल के अंदर सिचुएशन के तहत। फिर आज अचानक उस पर स्टे ऑर्डर दे कहा है कि उसको देखेंगे कि पब्लिकली करेंगे, उसकी जान के फैसला कौन करेगा। उन खतरात में जो बाकी लीडर्स भी हैं, आप और मैं भी हैं, जुडिशरी को अब वो बॉन्ड्स देने पड़ेंगे कि आपको कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सर उठा रहा है टेररिज्म, उस तरीके से मुझे आगे अल्लाह रहम करे, बुरे वक्त से बचाए। मेरी एनालिसिस कह रही है कि थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी वेग डायरेक्शन। इलेक्शंस में भी बहुत सारे खतरात हैं। अब उसका ओनर्स और उसकी ओनरशिप अदलिया को लेनी पड़ेगी। अब हम अदलिया को जाके कहेंगे सर हमारी जान कल से लेकर कब तक बचेगी, आप बताएं। फरवरी में भी इलेक्शन खतरे में देखिए। मैं तो हमेशा टर्मिनोलॉजी पॉलिटिकल पीआईए की फ्लाइट से लेता हूँ। इफ इट्स ऑन टाइम इट्स ऑन टाइम, इफ इट इज नॉट ऑन टाइम इट्स नॉट ऑन। पीआईए तो अभी भी टाइम पे नहीं चल रही। तो आपका एनालिसिस, लेकिन कोर्ट ने तो ये नहीं, मेरे ये तो इन्फॉर्मेशन भी है, कई दफा आप और हम सफर में भी देखते रहे कि पीआईए टाइम पे नहीं चलती। नहीं, मुझे ये बताया, लेकिन कोर्ट ने कहा अब इसके बारे में कोई बात ना करे, सर्टन हो, और इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ कह चुका, फिर कैसे पहले आइन रौंदा गया है 20-25 साल से। इलेक्शन हो जाएगा। देखिए मेरी बात है, मैं तो कह रहा हूँ होने चाहिए, हो जाएंगे, लेकिन मैं तो अपनी कॉनोटेशन दूंगा ना पीआईए की। बट जिन्होंने अभी आइन तोड़ा है जो 90 डेज का, उसका क्या फैसला हुआ? उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हुआ? जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें क्या फैसला हुआ? किसको सजा दी? आइन का कत्ल हुआ है, कत्ल के ऊपर कुछ फैसला नहीं आ रहा, सजाएं नहीं हो रही। वेयर आर वी हेडिंग? मैं तो घर जाके बेगम साहिबा से बात करूंगा इस मौजू के ऊपर, लेकिन फिलहाल टॉक शो में मुझे लगता है नहीं कर सकते। जिसकी बेगम ना हो, जिसकी बेगम ना हो वो अपने आप से मशवरा कर ले कि क्या करना चाहिए। मुझे दीवार से मशवरा कर। सुप्रीम कोर्ट मुझे भी बताया ना, मैं कजन। आप अपने लिए तो नहीं पूछ रहे ना? अपने लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये मुझे सच बोलना पड़ेगा। सारे सवाल करते हैं तो वही जाकर अब मुझे टीवी पे सच बोले कि आप अपने आप से मशवरा कर लें। मैं क्या मतलब इस पे। अच्छा जी, आपको हैरानी हो रही है सब कुछ जो हो रहा है? अब तो सारे बलूचिस्तान में जाना, सिंध में अलाइंसेस बनना, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है जहाँ, और आप अग्री करते हैं कि ये कोई सेटअप 1.5 साल के लिए आएगा, या आपको लगता है कि नहीं ये ड्यूरेशन अब इसका लंबा होगा? बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि नहीं अब जो भी सेटअप आएगा वो ज़रा लंबे टाइम के लिए होगा ताकि स्टेबिलिटी आए। आदिल भाई, जो इत्तेहादों का बनना अभी बाप के साथ जो रिसेंट अलायंस बनने जा रहा है, तकरीबन बन गया है मुस्लिम लीग नून का, ये वो शर्मनाक पॉलिटिक्स है कि आप उनकी स्टेटमेंट्स निकाल कर देखें कि वो बाप के बारे में क्या कहते रहे। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा कायम किया मुस्लिम लीग नून ने कि जब पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लिए, फिर पीडीएम के इत्तेहाद से उनको निकाला इस बुनियाद पे कि जी आपने बाप से वोट ले लिए, और आज पीडीएम के साथ बाप के साथ जाकर खुद इत्तेहाद कर लिया। तो ये सारी जो सियासत का एक मस्ख चेहरा लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि सियासतदानों की कोई जुबान नहीं, इनके कोई असूल नहीं,
ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए इस खेल के अंदर मौजूद है। तो ये जो सियासत का चेहरा लोगों के सामने पेश किया जा रहा है इन सारी सियासी जमातों की जानिब से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी आज मोतरज है तो किस चीज के ऊपर मोतरज है? और वो मोतरज क्यों है? इसलिए मोतरज है कि जिन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमारी तरफ भेज दिए जाएंगे, वो कहीं और चले गए, इसलिए आज वो नालाएं, इसलिए आज वो शोर मचा रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना इनके अंदर डेमोक्रेसी है, ना इनके कोई असूल है, ना इनके अंदर किसी चीज के ऊपर कोई रिफॉर्म एजेंडा है, ना इनके पास कोई किसी चीज की, बस हर वक्त इनकी पावर पॉलिटिक्स के अंदर उलझे रहते हैं। और इसी पॉलिटिक्स से जब आप समझेंगे कि आपको कोई इस मुल्क के लिए कोई नतीजा निकाल पाएंगे ये पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा वैसे मैं आपको नहीं निकाल मैं जरा लोगों के साथ एक आउटडोर भी प्रोग्राम किया, लोगों से बातचीत की जरा, तो मैंने कई लोगों से एक सवाल दानिस्ता तौर पर ये पूछा, मैंने कहा आपको लगता है PMLN और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है ये जेन्युइन है या ये नूरा कुश्ती है? 90% ने कहा कि ये नूरा कुश्ती है। उन्होंने कहा हम नहीं, तो यानी कि अब अगर जी अब आप उनके जितने भी स्टेटमेंट्स आप निकाल रहे हैं, जितने आ रहे हैं, बड़े संजीदा एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। वो कहते नहीं यार ये सब नूरा कुश्ती। 4 महीने पहले तो इकट्ठे हुकूमत में बैठे थे लोग, किस तरह इन चीजों के ऊपर इनको बिलीव करना? कॉमेडी तो ये है कि वो कहते हैं हमारी 2 वजारतों का हिसाब देख लें, उनकी 8 का देख लें, हालांकि कैबिनेट किस चीज का नाम है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इसकी तशरीह क्या करता है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, फिर तो हुकूमत होती है ना। ये क्या था कि 76 सालों से मुल्क दायरों में सफर कर रहा है, 76 सालों से। आपको सेटअप ये लंबा चलता दिखाई दे रहा है? ये आने वाला जो सेटअप है, देखिए मुझे तो सेटअप की बात तो बाद में, मुझे तो इन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की सूरत में एक बड़ा क्राइसिस खड़ा होता नजर आ रहा है। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, RTS का फेलियर हुआ, क्या उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जन्म नहीं लिया? 8 पार्टियां फौरन बाहर आ गई और उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं करने दी। तो 2024 में आप इलेक्शन कराएंगे, जिस तरीके का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो क्या इसके बाद आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर इत्मीनान होगा और कोई शख्स बोलेगा नहीं? हमें इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करने की। हम बहुत प्रोलॉन्ग्ड साइकिल है हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस का, जिसकी कॉस्ट आम आदमी ने पे की है, मुल्क ने पे की है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इसका हल होगा? इसका हल या फिर उससे पहले पॉलिटिकल डायलॉग? इसका हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। इस मुल्क के अंदर हर एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। हम डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख चुके हैं, हम इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी देख चुके हैं, हाइब्रिड प्लस भी देख चुके हैं। जो एक्सपेरिमेंट हमने इस मुल्क में नहीं होने दिया वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, और ये भी लोगों के सामने वो कभी नहीं, आप ना पहले हुए थे ना आज होंगे, इसीलिए तो कराने की जरूरत है। और देखिए आप लोगों को ये भी बताने कराने की जरूरत है। सही कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की जंग है ना। मेरा मुस्तफा का कॉन्फ्लिक्ट क्या है एज फ्रेंड्स, कि ये आइडियलिस्टिक है, मैं रियलिस्टिक हूँ। मैं रियल वर्ल्ड को देख रहा हूँ, रियल डेमोक्रेसी पाकिस्तान की देख रहा हूँ, पाकिस्तान के कैरेक्टर वाले लोगों को देख रहा हूँ, सादिक अमीन के सर्टिफिकेट देखने वालों को देख रहा हूँ, अदलिया को देख रहा हूँ, जुडिशल सिस्टम को देख रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को देख रहा हूँ, बिजनेसमैन को देख रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट को देख रहा हूँ। ये आइडियल सिनेरियो बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी, इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, कभी नहीं होंगे, क्योंकि कभी अगर हो गए, ये तो आपको सबसे ज्यादा अगर इस काम के अंदर मुजरिम का काम किया किसी ने, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने किया है कि 2 पार्टी सिस्टम उठा के मैं फिर बाहर फेंक दिया। हाँ, 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा था और वहीं कोई चॉइस ना दिए बगैर अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के चक्कर में वापस उन्हीं के हाथ फेंक दिया। तो ये जरा फिर ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, आप की भी मैं राय लूंगा। आपको भी क्या लगता है कि ये सेटअप लंबा चलेगा या नहीं? और मुस्तफा साहब का जो ख्याल है, मेरा ये मतलब मेरी राय इसमें ये है कि आइडियली ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ताकत कोई गिव अप नहीं करना चाहता, अपनी पावर को कोई गिव अप नहीं करना चाहता। उसके 2 प्रोसेस होते हैं, या आप एक लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं, उस स्ट्रगल के जरिए वो पावर वापस लेते हैं, और दूसरा एक सॉरी बात का, सॉरी मैं भूल जाऊंगा आज साहब, देखें आपको अभी जिस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, अगर वो अहल हो जाते हैं तो फिर आपको किसी के ऊपर, इनके ऊपर, मुझ पे, इसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, किसी के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, किसी के ऊपर इल्जाम देने की जरूरत नहीं। फिर आपको खुद पता होना चाहिए कौन एंट्री पास देता है और कौन गेट आउट पास देता है। एक ब्रेक के बाद फिर जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये मतलब वाडा साहब का ये ख्याल है कि ये ज़्यादा अरसे चलना नहीं है काम, और मुस्तफा खोखर साहब कह रहे हैं मेरे लिए ये मसला नहीं है, मेरे लिए ये मसला है कि ये इलेक्शन किस तरीके से होता है ये डिटर्मिन करेगा पाकिस्तान का फ्यूचर, या गवर्नमेंट की जो ड्यूरेशन है उसी से पता चलेगा कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी टाइम अपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत लंबी चलेगी या कौन सी हुकूमत ये मौजूद अगली बनेगी? कि अगली
ये मौजूदा की अगली? आपका क्या दिल है, मौजूदा को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, अगली को करना चाहते हैं? तो मैं तो कहता हूँ इसी को ही कर लें, सच कह रहा हूँ, किसी को कर लें। देखो 2 मरतबा आइन टूट चुका है, अब आइन का झकावा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में फेंके जा चुके हैं, अब उसका भी नहीं है। सदर भी चलता जा रहा है, सेनेट जितने जोगी है वो भी चल रही है, तो क्या ज़रूरत है अगले करने की? और अगर आगे किया तो मेरे का बट आगे सेनेट कैसे इलेक्ट होगी? वो तो अगर यार बात हो गई है, खुद कैसे मासूम सवाल है यार। सेनेट तो आगे कंटिन्यू कर सकती है, डिप्टी चेयरमैन कर सकता है, मेंबर कोई आगे कर सकता है। 2-3 महीने 4 इस मुल्क के अंदर कौन सी चीज? तो आप 2-3 महीने की बात कर रहे हैं ना, मैं समझे 4-5 साल की बात हो रही है। मार्च में सर सेनेट का इलेक्शन। सर ये देखें, जिस मुल्क में आइन टूट चुका उसमें कह रहा है सेनेट कैसे आगे इलेक्ट होगी? यार मासूम आदमी है यार, आज पहली दफा मुझे मासूमियत लगी है। आई लव यू। मैं तो हूं मासूम, और पहली मर्तबा किसी मर्द को कहा मैंने आई लव यू। ठीक है, अच्छा डिक्लेयर कर दिया। अच्छा किया। और अच्छा, और इशू ये है कि जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे बुरान हैं, जो जिसमें हम गुजर रहे हैं, इनका क्या बनेगा? मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वक्ती तौर पर तो वो कह रहे हैं कि दिल के फफोले हैं, ना करें मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन इक़्तिदार जब मिलता है ना, पता नहीं उसके बाद बंदा बदल क्यों जाता है। आप देख लीजिएगा उसके बाद वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। अभी से उन्होंने 2/3 अक्सरियत का कहा है कि हमें चाहिए नून लीग ने, और उन्होंने अब मुस्तफ़ा साहब ने जो एक बात की थी ना बाप की, एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून को देख के लगता है कि कभी ये इन्होंने मुशर्रफ से भी इकट्ठा हलफ लिया था, या 16 महीने की बदतरीन 75 साल तारीख की हुकूमत भुगताई है। यानी अजीबो गरीब नूरा कुश्ती। और यकीन करें अगर आगे भी इनको को मौका मिला फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी मुल्क कौम की जमहूरियत में। एक बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मज़े का है। 27 मार्च मुस्तफ़ा साहब ने जिसके सर्विस का 2021 दुख्तर कायद मरियम नवाज साहबा, जब पीपल्स पार्टी ने बाप के 4 वोट लिए थे, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं 27 मार्च 2021। इस बाप के वोट जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपने बाप की ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवरी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से, बहुत एक्सपोज होकर ताबेदारी करता है। अगर मैं और ये अब हासिले बैस फिक्र है, अगर मैं और मियाँ साहब अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम भी पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ सकते हैं। हो गया ना, बाप से हाथ मिला लिया, बल्कि बाप को गले लगा लिया, बल्कि बाप की ताबेदारी कबूल कर ली, इमरान खान की पैरवरी हो गई, ढिठाई से एक्सपोज हो गई, मुस्लिम लीग नून असूल कुर्बान हुए, और आज मरियम नवाज और मेरा महबूब कायद जो है ये पूरे पाकिस्तान, फीडबैक आ रहा है पूरे पाकिस्तान पर भारी हैं। यार किसी ने शायद आपको उसमें भी आप जुगत मारनी थी इतनी अच्छी, मुझे पता था मैं इस वक्त आपसे हावी हो रहा हूँ, तो जुगत मार गए ना आप। कोई फीडबैक आ रहा है? अच्छा, आप गलत मौके पे सही बात कर जाते हैं। किसी ने मैसेज किया है, वेल डन। गलत मौके पे सही बात कर जाते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा नहीं, इससे सबक क्या मिला? हाँ बताइए। इससे सबक क्या मिला? इससे सबक मिला कि अदलिया वो अच्छी है जो हमारे हक में फैसले करे, बाप वो अच्छा है जो हमारे साथ खड़ा हो, नैब और FIA वो अच्छी है जो मुखालफिन को पकड़े, पुलिस वो अच्छी है जो उनकी मुखालफिन की फेंटियां लाए, जेलें वो अच्छी हैं जिसमें मुखालफिन हो, मुकदमे वो अच्छे हैं जो मुखालफिन पे हो। सही, और ये सबका उसूल है हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो फिर हम तो अपने सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जी, हम सबका उसूल यही और है, बज़ाहिर भी है, यकीनन भी यही है, और तो फिर हम नतीजा क्या निकालेंगे? और इस धुंध में अंधाधुंध बढ़ रहे हैं अपनी। सही। वाडा साहब, आप अलकादर ट्रस्ट केस में बतौर गवाह पेश हुए, सुना एक सीनियर PTI के वकील रहनुमा है, वो भी जो है वो इसमें जल्द बतौर गवाह अपना बयान कलमबंद कराने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये ओपन एंड शट केस? देखिए, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। करप्शन हुई है, रिश्वत हुई है, रिश्वत के अगेंस्ट बेनिफिट दिया है, और उसकी साइनिंग अथॉरिटी जो मेन अथॉरिटी थी वो इमरान खान साहब थे। उनके बेनिफिशरी बहुत सारे हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी वो थे। लेकिन जब आप 190 मिलियन केस के अलकादर ट्रस्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है जो है, तो उसके पीछे पर आपको जाना पड़ेगा, ये पैसा आया कहाँ से? नवाज शरीफ के 1 हाइट पार्क से पैसा आया, तो वो भी इसमें मुलविस है। उसके पीछे जाएंगे तो आपको पीपल्स पार्टी मुलविस मिलेगी। मैं वही आपको कह रहा हूँ, सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तवज्जो से कौम को समझाना चाह रहा हूँ, बिरयानी की प्लेट छोड़ दें। खुदा का वादा, इस मुल्क के अंदर एक लैंड क्रूजर से एक सिपाही को कुचल दिया गया, उस शवायद के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस मुल्क में अल्लाह का वास्ता अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएं, अपने बच्चों को ना मरवाएं, नौकरियों के अंदर रेप ना करवाएं, गटर से, बिजली की तार से बनने से। अगर आप आज नहीं खड़े होंगे तो कल आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और ये जो आपने भट्टी साहब की बात आगे ले जाते हुए, सियासत के अंदर आपने ये भी देख लिया कि सियासी अपने फ़ायदे के लिए अपना बाप भी बदल देते हैं, जो आपने देखा बाप पार्टी के
ज़ुमरे में कह रहे हैं कोई और ना ले जाएगा। तो आप बड़ी क्लैरिटी है आपके अंदर। लेकिन फिर मैं भट्टी साहब, मैंने कल भी कहा था कि बाप बाप ही रहता है, बाप की जगह लेने की कोशिश करें और बाप की परवरिश के, क्योंकि बिन माँ के बच्चे थे सारी नलायक औलादें पैदा की और उनकी परवरिश भी नलायक की और सबने उनको डसा और बाप को जदा देने की कोशिश की और बाप को हटाने की कोशिश की। तो इस बार अगर कुछ हुआ तो जो बाप ने पहले भी किया है वो आज भी होगा और कल भी होगा। और मेरे दोस्त ने कहा था कि बाप कोड़े भी मारता है, तो जब बच्चे शरारती हो जाए, बदतमीज़ हो जाए, बेईमान हो जाए, चोर हो जाए, बताई हुई चीज़ें ना कर सकें, तो फिर कोड़े तो क्या डंडे और जूते ही पड़ते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स 2 मिनट्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है आदिल भाई कि आज भी हम पावर पॉलिटिक्स में इस तरह उलझे हुए हैं कि हम 25 करोड़ लोग, उनकी ज़िंदगियां, उनका मुस्तकबिल, उससे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारा जो हुक्मरान तबका है उसको कोई सरोकार नहीं। उनकी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी इक़्तिदार हासिल करना है, चाहे उसके लिए उनको अपने प्रिंसिपल्स कुर्बान करने पड़े। इक़्तिदार उन्होंने हर सूरत हासिल करना है और ये एक पावर पॉलिटिक्स का ऐसा धंधा है कि जिसमें इवेंचुअली जब आप एक सपोर्ट और बैसाखियाँ लेके इक़्तिदार हासिल करते हैं तो फिर आपके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं रह जाती। और मॉरल अथॉरिटी के बगैर मांगे तांगे का जो इक़्तिदार है उसकी बुनियाद पे आप डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो हमें मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो चुकी है, ना मुल्क में सेहत का निज़ाम है, ना तालीम का निज़ाम है, हम एक आइसोलेटेड मुल्क हमारा इस वक्त ज़िंदगी एक गुजार रहा है। हमने अगर इस सारे चीज़ों को ठीक करना है तो फिर हमें इस रविश को भी बदलना पड़ेगा कि आज हम इसको लाडला बना लें, कल हम फलाने को लाडला बना लें। मेरा भाई कहता है कि आप बहुत आइडियलिज्म की बातें करते हैं, लेकिन मुल्क ठीक अगर करना है तो फिर इसी सूरत में होना है ना, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी, वो भुट्टो साहब ने कहा था, बड़ा मशहूर उनका फिक्रा है कि माई पॉलिटिक्स इज मिक्सड विद रोमांस एंड पोइट्री। तो आप सियासत के अंदर से जब आइडियलिज्म निकल जाएगा, जब रोमांस उसके अंदर से निकल जाएगा, तो फिर आपको यही सियासत, शर्मनाक सियासत नजर आएगी कि जिसमें कोई असूल नहीं। कल जिनको गालियां देते थे आज उनके साथ खड़े हैं, जिनके बारे में अभी जिनके बयानात पढ़ के सुनाए उनको साथ मिलाने पे कोई हमने तो, मुझे तो पता इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब काबीना में बैठ के मुझे पता चला कि जजेस भी आप अपनी मर्जी के लगाते हैं। मैंने तो इतना करीब से सिस्टम देख लिया कि मैं अगर इस सिस्टम को, आप लोग तो सब पहले से थे, लेकिन आप जजेस भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और जजों में भी लड़ाई होती है कि नहीं वो मेरा दामाद लगेगा, मेरा बहनोई लगेगा, नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने उसके अंदर भी हाई कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत सुप्रीम कोर्ट से मैच नहीं की हुई, तो रैट रेस वहाँ भी है। थैंक यू सो मच फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोगर साहब, इरशाद भट्टी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंतखाबात करीब है, अलायंस बन रहे हैं, लेकिन सियासत हमारी वही पुरानी है। अब नतीजा अच्छा या नया क्या निकलता है ये देखना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।